इस मूवी के पार्ट 2 के लास्ट में हमने देखा था कि मैरी बेथ ने एक शॉटगन से विक्टर क्राउली का चेहरा ही उड़ा दिया है और मैरी बेथ समझती है कि शायद वो मर चुका है और वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि क्राउली अभी तक मरा नहीं था और वो फिर से उड़ जाता है। मैरी बेथ को वहाँ पर उनके साथ आए हुए 2 हंटर्स के डेड बॉडी मिल जाती है जिन्हें क्राउली ने बड़ी बेरहमी से अपनी बड़ी चैनशो से काट दिया था। और तभी मैरी बेथ को अचानक से विक्टर क्राउली की आवाज आती है और वो जल्दी से चैनशो को स्टार्ट करती है। चैनशो स्टार्ट तो हो जाती है लेकिन तभी विक्टर क्राउली आकर उसे पकड़ लेता है और अपने हाथों से हवा में लटका देता है। मैरी बेथ का हाथ काफी ज्यादा इंजर्ड था और वो अपने हाथ को ही उसके फेस के अंदर घुसा देती है जिससे कि क्राउली को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और जिस वजह से वो उसे छोड़ देता है और क्राउली सीधा ही जाकर उस चैनशो पे गिरता है जिसे कि थोड़ी देर पहले मैरी बेथ ने स्टार्ट किया था। अब चैनशो उसे बीच में से काट कर उसके 2 टुकड़े कर देती है। अब मैरी बेथ उसके थोड़े बहुत बचे कुचे सर को उठाकर वहाँ से चली जाती है। ऐसा उसने इसलिए किया था ताकि विक्टर क्राउली दोबारा से जिंदा न हो जाए। और वो चलते चलते सौंप से बाहर सिटी में पहुँच जाती है। अब सिटी में आते ही वो सबसे पहले पुलिस स्टेशन के अंदर जाती है और वहाँ पर उसे खून में लथपथ और एक हाथ में शॉटगन और दूसरे हाथ में किसी का स्कल पकड़ा हुआ देखते हैं और सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और जल्दी से पुलिस वाले उसे अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन फिलहाल में अभी वो किसी को भी कुछ भी बताने की पोजीशन में नहीं थी और वो सिर्फ इतना कहती है कि सौंप में सभी लोग मारे गए हैं। उसकी बात को सुनकर एक पुलिस ऑफिसर अपने एक यूनिट को उस जगह पर भेज देते हैं। मैरी बेथ को साफ करने के बाद उनको ये बात मालूम चलती है कि जितना भी खून उसकी बॉडी पर लगा था वो उसका नहीं था। उसकी बॉडी पर तो सिर्फ छोटे मोटे स्क्रैच ही थे। अब सैरिफ उससे इंक्वायरी करता है। पिछले 2 दिनों से उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सभी कुछ सैरिफ को बता देती है। सैरिफ को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर सौंप पर इतने सारे लोग मर गए हैं और वो सिर्फ छोटे मोटे स्क्रैच से ही बचकर यहाँ पर आ गई है। और वो उसकी विक्टर क्राउली वाली स्टोरी को बेफिजूल कह रहा था। दरअसल में वो उसे ही किलर समझ रहा था। तभी वहीं से उस यूनिट का एक पुलिस ऑफिसर रेडियो के जरिए सैरिफ को बताता है कि यहाँ पर सौंप का बहुत ही ज्यादा बुरा हाल है। यहाँ पर लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया है और डेड बॉडी की हालत तो देखने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। और इसे देखकर पुलिस ऑफिसर्स उल्टियां भी कर रहे हैं। सैरिफ उसी समय ही विंसलो को पुलिस ऑफिसर का इंचार्ज बनाकर सौंप के लिए निकल पड़ता है। तभी वहाँ पर सैरिफ की एक्स वाइफ एमेंडा आ जाती है जो कि एक जर्नलिस्ट थी और क्राउली के बारे में उसे बहुत ही ज्यादा क्रेज था। वो क्राउली के ऊपर बहुत ही अरसे से रिसर्च कर रही थी। वो किसी तरीके से विंसलो को मनाकर मैरी बेथ से पूछताछ करती है लेकिन मैरी बेथ उसे कुछ भी बताने के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं होती। तब एमेंडा उसे कहती है कि इतने सारे लोगों के मर्डर केस में उसे फांसी हो सकती है। वो उसे लालच देती है कि सिर्फ वो ही उसे बचा सकती है। अब वहाँ पर मैरी बेथ के साथ जो कुछ भी हुआ था मैरी बेथ एमेंडा को सब कुछ बता देती है और मैरी बेथ पूरी तरीके से श्योर थी कि उसने विक्टर क्राउली को मार दिया है। लेकिन एमेंडा उसे कहती है कि पैरानॉर्मल वर्ल्ड में विक्टर क्राउली जैसे घोस्ट को रिपीटर्स कहते हैं जो कि कभी भी मारा नहीं जा सकता और चाहे जो भी हो जाए किसी भी हालत में वो जिंदा हो सकता है। लेकिन मैरी बेथ तो श्योर थी कि उसने विक्टर क्राउली को मार दिया है। दूसरी तरफ सौंप पर मेडिकल टीम पहुंच गई थी और वो सबके डेड बॉडीज को इकट्ठा कर रहे थे और वहीं पर ही उन लोगों को विक्टर क्राउली की डेड बॉडी भी मिल जाती है। वो उसे भी सील करके एम्बुलेंस पर ले आते हैं और उन्हें बॉडी को कलेक्ट करते करते रात हो जाती है। लेकिन अभी भी उन्हें कुछ बॉडीज उठाना था। रैंडी आराम से बैठकर एम्बुलेंस में काम कर रहा था। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है और जैसे ही वो अपने फेस को टर्न करता है तभी विक्टर क्राउली शॉक वाली मशीन को उठाकर उसके सिर पर लगा देता है जिसकी वजह से उसका सिर ब्लास्ट हो जाता है। अब शोर सुनकर एक पुलिस ऑफिसर वहाँ पर चेक करने के लिए जाता है और तभी बोर्ड के अंदर से क्राउली बाहर आता है और बड़ी तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है और वो पुलिस ऑफिसर अपनी पूरी गन को क्राउली के ऊपर खाली कर देता है जिस वजह से क्राउली नीचे गिर जाता है। हैमिल्टन समझता है कि शायद वो मर गया है और तभी क्राउली फिर से उठ जाता है और हैमिल्टन विंसलो से रेडियो पर कांटेक्ट करता है। इससे पहले कि वो कुछ बता पाता क्राउली उसे भी बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है। दूसरी तरफ विंसलो को सिर्फ उसकी चीखें ही सुनाई देती है। अब उन चीखों को एमेंडा सुनती है तभी वो फौरन समझ जाती है कि क्राउली वापस आ चुका है और वो कहती है कि वो जानती है कि क्राउली का खात्मा कैसे किया जा सकता है और वो विंसलो को मैरी बेथ को छोड़ने के लिए कहती है लेकिन वो उसकी बात को नहीं सुनता। और दूसरी तरफ क्राउली एक एक करके डॉक्टर्स और पुलिस ऑफिसर्स को मार रहा था और मरने वालों की चीखें विंसलो भी सुन रहा था और तभी वो एमेंडा की बात को सुनकर मैरी बेथ को आजाद कर देता है। अब तक शेरिफ भी अपनी टीम के साथ वहाँ पर पहुँच चुका था और तभी वहाँ पर स्वैट टीम भी पहुँच जाती है जिसका इंचार्ज टाइलर उस ऑपरेशन को अपने हाथ में ले लेता है। दूसरी तरफ एमेंडा मैरी बेथ और विंसलो को लेकर एक आदमी के घर जा रही थी और वो आदमी थॉमस क्राउली का इकलौता रिश्तेदार था और उसकी राख भी उसी के पास थी। अमेंडा का प्लान ये था कि क्राउली जो कि अपने फादर को ढूंढ रहा है
है और अगर मैरी बेथ अपने हाथों से क्राउली के फादर के राग को उसे दे देगी तो वो वापस चला जाएगा। लेकिन उसके इस प्लान के लिए मैरी बेथ बिल्कुल भी एग्री नहीं होती। एमेंडा उस आदमी से थॉमस की राग को मांगती है, लेकिन वो आदमी किसी भी सूरत में उन्हें वो राग देने वाला नहीं था। और जब एमेंडा के पास कोई भी रास्ता नहीं बचता तो फिर विंस्लो की गन उसके ऊपर तान देती है और जब वो राग को उसे देता है तो वो लोग राग को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। और दूसरी तरफ जंगल में पूरी टीम उस जगह को चेक कर रही थी और हर जगह उन्हें डेड बॉडीज ही मिलती हैं और उन्हें देखकर वो उनका पीछा करते थे। लेकिन डेड बॉडीज की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि उसे देखकर उनकी भी सांसें रुक जाती है। और तभी झाड़ियों में से कोई आता है, लेकिन वो तो क्राउली नहीं था बल्कि वो एंड्रयू था, जो कि किसी तरह से बच जाता है। वो बताता है कि क्राउली ने सभी को मार दिया है और उन सभी को अपनी जान बचाकर वहाँ से निकलना चाहिए। और उसकी बात को सुनकर शेरिफ मिलिट्री को वहाँ पर बुलाने लगता है, लेकिन टायलर उसके रेडियो को तोड़ देता है, लेकिन कहता है कि इस सिचुएशन को वो खुद ही हैंडल कर सकता है। और अचानक से झाड़ियों में से किसी की मूवमेंट फील होती है और तभी वो लोग अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। अब फायरिंग के बाद टायलर आगे चेक करने जाता है और तभी वो देखता है कि वो तो जंगली जानवर का एक छोटा सा बच्चा है। और तभी सामने से क्राउली की आवाज आती है और तभी वो सब पीछे हटने लगते हैं। वो सभी लोग उसके घर के पास पहुंच जाते हैं और वो लोग अपना एक एक कदम भी बहुत ही सोच समझ के रख रहे थे। और तभी एक तरफ से क्राउली निकलता है और एक ऑफिसर को बड़ी बुरी तरीके से मार देता है और जबकि दूसरे ऑफिसर को वो एक हुक के अंदर फंसाकर अपनी तरफ खींचता है और बदले में वो सभी लोग उसके ऊपर काफी फायरिंग करते हैं, लेकिन वो फिर भी उसको अपनी तरफ खींच रहा था। और तभी शेरिफ आगे बढ़कर उसकी रस्सी को काट देता है और उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन क्राउली उसके मुंह के अंदर अपने हाथ को डालकर उसे अंदर झाड़ियों में खींच लेता है और वो सभी लोग पीछे हटकर एक बार फिर से फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। टायलर उसे चारों तरफ से घेर लेने के लिए ऑर्डर देता है और जैसे ही वो लोग एक दूसरे से अलग होते हैं, क्राउली एक एक करके सभी लोगों को मारना शुरू कर देता है और कई सारे ऑफिसर्स उसे पकड़कर मारने लगते हैं, लेकिन एक ही झटके में वो सभी लोगों को पीछे की तरफ पटक देता है और कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था और वो एक एक करके सभी लोगों को मार रहा था और किसी की गोलियां भी उसके ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं कर रही थी। और तभी टायलर की गन की गोलियां खत्म हो जाती है और वो दोनों ही आपस में फाइट करने लग जाते हैं, लेकिन क्राउली उसे कोई भी मौका दिए बगैर उसकी रीढ़ की हड्डी को खींचने लगता है और तभी क्राउली उसके स्पाइन को पकड़कर उसके स्कल को बाहर निकाल देता है। ये देखकर कोडी अपने तोप को उसके ऊपर फायर कर देता है, जिससे कि क्राउली का पूरा घर तबाह हो जाता है। तभी कोडी सेलिब्रेट करने लगता है कि उसने क्राउली को मार दिया है और तभी सामने से क्राउली आ जाता है और क्राउली उसके हाथ पैर को उखाड़कर उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है। और मौके का फायदा उठाकर शेरिफ और वो सभी लोग वहाँ से भागकर एम्बुलेंस के अंदर अपने आप को लॉक कर लेते हैं। अब बोर्ड के रेडियो से शेरिफ मिलिट्री को वहाँ पर बुलाई लेता है और कहता है कि बहुत ही सारे गनमैन ने उनके ऊपर फायरिंग कर दिया है। वहाँ पर वो झूठे इसलिए बोलता है कि क्योंकि अगर वो क्राउली का नाम लेता तो कोई मिलिट्री भेजने के बजाय गार्ड भी नहीं भेजता और एम्बुलेंस के अंदर वो तीनों खुद को सेफ समझ रहे थे। और तभी क्राउली आकर अपने बेल्ट सेंडर मशीन से उसे काटना शुरू कर देता है और क्राउली उस एम्बुलेंस में बहुत ही बड़ा होल बना देता है। एंड्रयू के सामने एक हथौड़ा पड़ा था और जब वो उसे उठाने लगता है तभी क्राउली उसे पकड़ लेता है और कायला उसे क्राउली के हाथ पे मारकर एंड्रयू को बचाती है। और उधर अमेंडा, विंस्लो और मैरीबेथ के साथ क्राउली के घर के पास पहुंच जाते हैं और वो जोर जोर से क्राउली को बुलाने लगते हैं और जब क्राउली उनकी आवाज को सुनता है तो फिर वो वहाँ से चला जाता है। इतने में शेरिफ भी अमेंडा की आवाज को पहचान लेता है और वो उसे बुलाने के लिए बाहर आता है और तभी क्राउली उसे पकड़कर उसके फेस का बहुत ही बुरा हाल कर देता है और शेरिफ की गन मचायला के पास गिर जाती है और वो सोचती है कि वो बहुत ही आसानी से उसे उठा सकती है। और जैसे ही वो उसे उठाने लगती है क्राउली उसे भी पकड़ लेता है और एंड्रयू उसकी कुछ भी मदद नहीं करता और चुपचाप ही उसे मरते हुए देखता है। अमेंडा उसे लगातार जोर जोर से चिल्लाकर बुलाती है और वो वहाँ पर पहुँच जाता है और अमेंडा थॉमस की लाश को मैरीबेथ के हाथ में देती है। क्राउली अपने फादर के राग को देखकर थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। मैरीबेथ के फादर ने जो भी उसके साथ किया था उसके लिए वो माफी मांगती है और राग को उसके सामने रख देती है। अब क्राउली राग को उठाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन विंस्लो समझता है कि शायद वो मैरीबेथ को मारने वाला है और वो क्राउली को शूट करने लगता है। वो 2 पिस्टल जितनी गोलियां उसके ऊपर खत्म कर देता है। वो सोचता है कि शायद वो मर गया है और तभी क्राउली खड़ा हो जाता है और अपने हाथों से ही बीच में से ही उसे चीर देता है और अमेंडा जल्दी से राग को उठाकर मैरीबेथ के पास फेंक देती है और वो उसे कहती है कि वो दोबारा से क्राउली को राग दे। और तभी क्राउली अमेंडा को भी पकड़ लेता है। वो बेचारी जो कि इतने अरसे से उसके ऊपर रिसर्च कर रही थी, वो उसे भी बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है। अमेंडा के सर को वो धड़ से अलग कर देता है और उसे मारने के बाद वो मैरीबेथ को एक पेड़ के ऊपर लटका देता है और ऐसे ही उसे 2 दिन गुजर जाते हैं और अब क्राउली उसे मारने वाला होता है
और तभी मैरी बेथ उस पोर्ट को उसके ऊपर मार कर फोड़ देती है और क्राउली के फादर की राख उसके ऊपर गिर जाती है। और जैसे ही वो राख क्राउली की बॉडी पर गिरती है और क्राउली तुरंत ही मेल्ट होना शुरू हो जाता है और मेल्ट होते होते वो काफी हद तक पिघल जाता है और मैरी बेथ टहनी को तोड़कर उस ट्री से खुद को आजाद कर लेती है और शॉटगन को उठाकर दोबारा से उसका जिंदा होने का वेट करती है। लेकिन इस बार किस्मत क्राउली का साथ नहीं देती और अब वो जिंदा नहीं होता और वो क्राउली के बचे हुए कुछ पार्ट्स को शॉटगन से उड़ा देती है और यहाँ पर क्राउली का खात्मा हो जाता है। और क्योंकि उसकी हड्डियां तक जल चुकी थी और दूसरी तरफ मैरी बेथ की हालत भी काफी ज्यादा खराब थी और तभी वहाँ पर मिलिट्री ऑफिसर्स भी आ जाते हैं और हम देखते हैं कि मैरी बेथ की सांसें अब बंद हो रही थी और उसकी हार्ट बीट भी ठीक से काम नहीं कर रही थी और ये मूवी यहीं पर ही एंड हो जाती है।